आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह के कारण तथा उनके परिणाम के ऊपर महत्वपूर्ण एवं विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी प्रीलिम्स और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही हमें उस सबसे अहम बिंदु को समझना होगा जो इस पूरे टकराव की जड़ था। मेरा मतलब है, अंग्रेजों के आने से पहले जनजातीय समाज की अपनी एक पूर्ण स्वायत्तता थी। उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से जल, जंगल और जमीन की पहचान पर टिकी थी। जी, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था थी। बिल्कुल। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां इस प्राचीन सामाजिक और आर्थिक ढांचे से टकराईं, तो वो केवल कोई राजस्व या जमीन का विवाद नहीं था, वो आदिवासियों की पहचान और उनके अस्तित्व को मटियामेट कर देने वाला एक सीधा हमला था। सही कहा। और मुझे लगता है आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है। हमें सिर्फ तारीखें या नाम याद नहीं करने हैं, हमें उस दर्द और उस विद्रोह की पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना है। एकदम सही, क्योंकि जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में अब केवल रटे रटाए तथ्य नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसके मूल कारणों पर बात करें तो सबसे पहले आर्थिक कारणों को देखना होगा। स्रोत बताते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव बहुत ही भयानक था। जो आदिवासी समुदाय खूंटकट्टी या भूइहरी व्यवस्था के तहत सदियों से सामूहिक रूप से जमीन के मालिक थे, उन्हें अचानक बताया गया कि अब इस जमीन का मालिकाना हक किसी और का है। मतलब उन्हें उनकी ही पुश्तैनी जमीन से रातों रात बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल, जमीन को एक बिकाऊ वस्तु बना दिया गया था। अंग्रेजों के लिए जमीन सिर्फ राजस्व यानी लगान वसूलने का एक साधन थी। और इसके लिए उन्होंने भारी कर थोप दिए। जी, भारी कर लगाए गए, बेगारी यानी बिना वेतन के जबरन मजदूरी करवाई गई, और सबसे बड़ी बात, बाहर से लाकर नए लोगों को उन जमीनों पर बसा दिया गया जिन्हें आदिवासी दिक्कू कहते थे। दिक्कू यानी बाहरी लोग जो उनका शोषण कर रहे थे। हाँ, इसके बाद अगर हम प्रशासनिक कारणों को देखें तो अंग्रेजों ने आदिवासियों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, जो उनके अपने मुखियाओं की सत्ता थी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उनकी अपनी एक पंचायत या न्याय प्रणाली होती थी ना? बिल्कुल, मुंडा मानकी जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर अपना ब्रिटिश कानूनी सिस्टम थोप दिया। उनके अपने मुखियाओं की जगह पुलिस थानों और दरोगाओं ने ले ली। एक ऐसी जटिल अदालत व्यवस्था जिसकी भाषा और प्रक्रिया दोनों ही आदिवासियों के लिए पूरी तरह से अनजान थी। सही कहा। इससे उनका पूरा न्याय तंत्र ही ढह गया। और सामाजिक कारणों पर गौर करें तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों और अंग्रेजों के हस्तक्षेप ने उनकी संस्कृति और पारंपरिक रीति रिवाजों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। और एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत ही हैरान करने वाली लगी, वो है वनों से जुड़े उनके कानून। हाँ, फॉरेस्ट लॉज। ये बहुत ही क्रूर कदम था। मतलब लंदन में बैठे अधिकारी बस नक्शे पर एक लकीर खींचकर तय कर देते थे कि आज से ये जंगल ब्रिटानी ताज की संपत्ति है। उन्होंने झूम खेती पर ही पाबंदी लगा दी। और इसके पीछे की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। ये पाबंदी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अंग्रेजों को इमारती लकड़ी चाहिए थी। इसका बड़ा कारण ये था कि जो किसान एक जगह टिक कर नहीं रहता, उससे लगान वसूलना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए असंभव था। तो इसलिए उन्होंने आदिवासियों के जंगलों में जाने पर रोक लगा दी। बिल्कुल, उन्होंने झूम खेती को गैरकानूनी घोषित कर दिया ताकि आदिवासियों को एक जगह बसने पर मजबूर किया जा सके। ये नीति केवल उनका रोजगार नहीं छीन रही थी, बल्कि ये उनके देवताओं के निवास स्थान और उनकी संस्कृति पर सीधा प्रहार था। तो इन सब कारणों से जो असंतोष पैदा हुआ, उसने ही विद्रोहों को जन्म दिया। अगर हम इन जनजातीय विद्रोहों की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि ये विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, मतलब स्पॉन्टेनियस थे। इनके पीछे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन नहीं था। जी, स्थानीय स्तर पर ही नेतृत्व पैदा हुआ। बिल्कुल। और इनका चरित्र पूरी तरह से ब्रिटिश विरोधी होने के साथ साथ जमींदार और साहूकार विरोधी भी था। क्योंकि ये साहूकार और जमींदारी तो असल में अंग्रेजों के औजार थे जो जमीन पर उनका शोषण कर रहे थे। बिल्कुल सही। और ये संघर्ष मुख्य रूप से अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। इनमें हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के चरण देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर जेपीएससी के विद्यार्थियों के मन में आता है जी, कि इतने अदम्य साहस के बावजूद ये विद्रोह असफल क्यों हो गए? देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि ये विद्रोह बहुत लोकलाइज थे, यानी सीमित क्षेत्रों में हुए।
एक इलाके में विद्रोह होता था तो दूसरे इलाके के लोगों को पता भी नहीं चलता था। और हथियारों का अंतर भी तो बहुत बड़ा था। हाँ, एक तरफ तीर धनुष और कुल्हाड़ी थी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की बंदूकें और तोपें। फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब कालक्रम के अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन प्रमुख विद्रोहों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह 1767 से शुरू होकर 1777 तक चला। ये वो समय था जब सिंहभूम के इलाके में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। सिंहभूम का इलाका? और इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ढाल ने किया था ना? जी, जगन्नाथ ढाल। जब अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटाकर उनके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया तो जगन्नाथ ढाल ने पूरी जनता के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। पूरे 10 सालों तक लगातार संघर्ष चला और इसका परिणाम ये निकला कि इतने लंबे छापामार युद्ध के बाद ब्रितानी हुकूमत को झुकना पड़ा। 1777 में उन्हें अंततः जगन्नाथ ढाल को वापस राजा स्वीकार करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। प्रीलिम्स के नजरिए से याद रखने वाली बात है 1767 से 1777 सिंहभूम क्षेत्र और नेता जगन्नाथ ढाल। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है चुआड़ विद्रोह। ये 1769 से शुरू होकर 1805 तक जंगल महल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। चुआड़ विद्रोह का नाम आते ही रघुनाथ महतो का वो ऐतिहासिक नारा याद आता है जो उन्होंने 1769 में दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। बिल्कुल, ये नारा उस समय के हिसाब से बहुत दूरदर्शी था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से भूमिज जनजाति के लोग शामिल थे जिन्हें अंग्रेज अपमानजनक तरीके से चुआड़ कहते थे। और इसके कारण क्या थे? मुख्य कारण वही था, पारंपरिक पुलिस का काम करने वाले पाइकों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था और बाहर से दरोगाओं की नियुक्ति कर दी गई थी। तो इसके विरोध में आम जनता, पाइक और कुछ जमींदार भी एक साथ आ गए। सही कहा। कई चरणों में चले इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को बहुत पसीना बहाना पड़ा। अंततः 1805 में जाकर जमींदारी पुलिस व्यवस्था को बहाल करने के बाद ही ये विद्रोह शांत हुआ। चलिए अब पलामू क्षेत्र की ओर चलते हैं जहां चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 1819 तक चला। इसकी पृष्ठभूमि में पलामू की गद्दी का विवाद था। अंग्रेज अपनी पसंद का कठपुतली शासक बैठाना चाहते थे। जी, अंग्रेज गोपाल राय को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जबकि स्थानीय लोग और चेरो सरदार चित्रजीत राय का समर्थन कर रहे थे। तो चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बिल्कुल, ये विद्रोह कई चरणों में हुआ और बाद के चरणों में भूकन सिंह जैसे नेताओं ने भी इसका नेतृत्व किया। अंततः अंग्रेजों ने पलामू पर सीधा कब्जा कर लिया और 1819 में इसे पूरी तरह कुचल दिया गया। प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना जरूरी है, चेरो विद्रोह पलामू में हुआ। चित्रजीत राय और भूखन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। अब आते हैं घटवाल विद्रोह पर, जो 1772-1773 के दौरान रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। ये घटवाल असल में थे कौन? भटवाल मुख्य रूप से पहाड़ी रास्तों और घाटियों के पारंपरिक रक्षक होते थे। वे रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के प्रति बहुत गहरी निष्ठा रखते थे। तो जब अंग्रेजों ने राजा मुकुंद सिंह पर सैन्य चढ़ाई की तो इन घटवालों ने अपने राजा की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। बिल्कुल, लेकिन इस विद्रोह की एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही राजा मुकुंद सिंह युद्ध में कमजोर पड़े और उन्हें भागना पड़ा, वैसे ही घटवालों का विद्रोह भी बिना किसी बड़े खून खराबे के अपने आप शांत हो गया। मतलब वफादारी पूरी तरह से व्यक्ति विशेष यानी राजा के प्रति थी, किसी बड़ी विचारधारा के प्रति नहीं। सही विश्लेषण है। अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और राजमहल की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जहां पहाड़िया विद्रोह हुआ। यहाँ तो अंग्रेजों की कूटनीति का बहुत ही क्रूर रूप देखने को मिलता है, वो दामिने कोह का कॉन्सेप्ट। हाँ, अंग्रेजों ने 1824 के आसपास कागजी कार्रवाई करके राजमहल की पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से को दामिने कोह यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब जो समुदाय हजारों सालों से उस जंगल में रह रहा है, उसे रातों रात घुसपैठिया बना दिया गया। इसी के खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने एक बेहद साहसिक संघर्ष छेड़ा। उन्होंने पहाड़िया सरदारों को संगठित किया। एक रानी का अपनी माटी के लिए सीधे ब्रिटिश साम्राज्य से टकरा जाना वाकई अद्भुत है। हालांकि सैन्य रूप से वे हार गईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रतिरोध बहुत महत्वपूर्ण था। प्रीलिम्स के लिए याद रखें, पहाड़िया विद्रोह
रानी सर्वेश्वरी और दामिने कोह का क्षेत्र। इसके बाद आता है सबसे लंबा और खूनी संघर्ष, तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1821 तक चला। लगभग 40 वर्षों तक चलने वाला यह मुंडा आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था। 40 साल, ये तो पीढ़ियों तक चलने वाला संघर्ष हो गया। इसके मुख्य कारण क्या थे? ये एक दो तरफा लड़ाई थी। एक तरफ तो अंग्रेज अपना लगान थोप रहे थे और दूसरी तरफ मुंडाओं के अपने ही नागवंशी शासक बाहरी लोगों यानी दिक्कुओं को ला लाकर उनकी जमीन पे बसा रहे थे। तो ये अपनों के ही धोखे के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। बिल्कुल। ठाकुर भोलानाथ सिंह, रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा जैसे कई नेताओं ने इसके अलग अलग चरणों का नेतृत्व किया। अंततः कैप्टन रफसेज और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रूर सैन्य बल का प्रयोग करके इसे दबाया। तो अभी तक हमने देखा कि आदिवासी मुख्य रूप से अपनी जमीन बचाने के लिए एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं तिलका विद्रोह की। ये 1783 से 1785 के बीच चला और ये एक पूरी तरह से आक्रामक आंदोलन था। तिलका विद्रोह पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। तिलका मांझी, जिनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था, उन्होंने समझ लिया था कि केवल रियायतें मांगना काफी नहीं है। वे अंग्रेजों को अपनी माटी से पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने संथाल परगना के जंगलों में एक बहुत ही मजबूत संगठन तैयार किया। संदेश भेजने के लिए साल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। साल के पत्तों पर गुप्त चिन्ह बनाकर गांवों को एकजुट किया गया। ये तो संचार का बहुत ही शानदार तरीका था। और उनकी छापामार युद्ध नीति इतनी अचूक थी कि अंग्रेज परेशान हो गए थे। इसी रणनीति के तहत 13 जनवरी 1784 को वो ऐतिहासिक घटना घटी जब तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ से छिपकर जहरीले तीर से क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया। क्लीवलैंड की हत्या ने कलकत्ता से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिपकर लड़ते रहे, लेकिन फिर वही हुआ, अपनों का धोखा। जी, जोरा नामक एक स्थानीय सरदार ने इनाम के लालच में उनके छिपने के ठिकाने की मुखबिरी कर दी। तिलका मांझी पकड़े गए और इसके बाद अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें घोड़ों से घसीटकर भागलपुर लाया गया और 1785 में आम जनता में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें सरेआम एक विशाल बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन उनका ये बलिदान खौफ नहीं बल्कि साहस का प्रतीक बन गया। आज भी भागलपुर में उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। तिलका मांझी को भारत का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय प्रतिरोध का प्रणेता माना जाता है। उनका ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ऊंचा है। तो चलिए, चूंकि हमारे कई श्रोता प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ढाल विद्रोह 1767 से 1777, नेता जगन्नाथ ढाल, क्षेत्र सिंहभूम। चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805, प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, नारा था अपना गांव अपना राज। चेरो विद्रोह 1770, पलामू में चित्रजीत राय के नेतृत्व में। घटवाल विद्रोह 1772, रामगढ़ में राजा मुकुंद सिंह के समर्थन में। पहाड़िया विद्रोह रानी सर्वेश्वरी का संघर्ष दामिन एक कोह के खिलाफ। तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा, मुंडा विद्रोह 1782 से 1821। और सबसे अहम तिलका विद्रोह 1783 से 1785, तिलका मांझी द्वारा क्लीवलैंड की हत्या 1784 और तिलका मांझी को फांसी 1785, भागलपुर। जेपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर कारण आधारित, नेता आधारित या क्रोनोलॉजी आधारित सवाल आते हैं, तो इन तथ्यों को इसी क्रम में याद रखना बहुत फायदेमंद होगा। और अंत में इन विद्रोहों के ऐतिहासिक प्रभाव को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या ये विद्रोह सच में असफल थे? क्योंकि इतिहास की किताबों में अक्सर इन्हें कुचल दिया गया ऐसा लिखा जाता है। सैन्य रूप से भले ही ये कुचल दिए गए, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये असफल नहीं थे। इन प्रतिरोधों ने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। जैसे 1800 ईस्वी में जमींदारी पुलिस व्यवस्था की पुनर्स्थापना करनी पड़ी। बिल्कुल, प्रशासन में सुधार करने पड़े, सुरक्षात्मक कानून बनाने पड़े और सबसे बड़ी बात, इन शुरुआती विद्रोहों ने जनजातीय अस्मिता और चेतना की जो आग जलाई, उसी ने आगे चलकर बिरसा मुंडा के उलगुलान और संथाल हूल जैसे विशाल आंदोलनों की मजबूत नींव रखी। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो
तो एआई एग्जाम चौपाल को लाइक अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें।